रेडिट इंटरनेट का फेवरेट गैदरिंग स्पॉट। यहाँ फनी मीम्स से लेकर हार्ट वार्मिंग स्टोरीज तक, वाइल्ड डिस्कशन से अमेजिंग लाइफ हैक्स तक सब कुछ है। लोग यहाँ एंडलेस कॉन्वर्सेशंस में डाइव करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं। बट देर इज ऑल्सो अ डार्क साइड ऑफ रेडिट। रेडिट एक ऐसी जगह जहाँ लोग अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। एक ऐसी जगह जहाँ सच अक्सर फिक्शन से भी ज़्यादा अजीब होता है। यहाँ आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती। डार्क सीक्रेट्स, रियल लाइफ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और शॉकिंग कन्फेशंस दैट इवन गवर्नमेंट्स ट्राई टू हाइड। तो लाइट्स डिम कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ उन बिजार एंड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए जो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच है। सालों से कुछ बहुत गहराई में पैसिफिक ओशन की सरफेस के नीचे गूंज रहा था। ये अगस्त 1991 में शुरू हुआ जब पैसिफिक मरीन एनवायरमेंटल लेबोरेटरी ने आखिरकार अपना साउंड सर्वेलेंस सिस्टम ऑन किया। पहले ही सेकंड से वो साउंड वहां था, अजीब, डरावना और अनएक्सप्लेनेबल। उन्होंने इसे अपस्वीप नाम दिया क्योंकि जब इसे तेज किया जाता तो ये लगातार बढ़ते हुए नोट की तरह सुनाई देता। और इसकी पहली डिस्कवरी के बाद से ये हर साल लगभग उसी टाइम पर सुनाई देता रहा, उतना ही अजीब और अनएक्सप्लेनेबल। सालों तक इसकी इंटेंसिटी लगभग एक जैसी रही। बस मैं लगभग 10 साल से नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ में एक मरीन जियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ, और हमेशा से अपस्वीप ने मुझे पूरी तरह से फैसिनेट किया है। इतना ज़्यादा कि मैंने इसे अपने कई प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में ऑफिशियली स्टडी किया। ये मुझे कंफ्यूज करता, मेरी इमेजिनेशन को कंज्यूम कर लेता और मुझे रात देर तक स्पेकुलेट करने पर मजबूर कर देता। इसीलिए मैं जाग रहा था जब मुझे रात के 2 बजे कॉल आया। डॉक्टर पाइक? या यस, मैंने धीरे से कहा, उठते हुए लाइट ऑन की। और सॉरी टू वेक यू, शुड आई कॉल बैक लेटर? नो, आई मीन हु इज दिस? सॉरी, दिस इज मैट मिलर। मैं जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर मरीन एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च, जाइमार में काम करता हूँ। मुझे कहा गया था कि मैं आपको कॉल करूं, आपको बताऊं कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वेल, ये एक्चुअली काफ़ी एक्साइटिंग है आई थिंक। ये अपस्वीप है। मैं एकदम फ्रीज हो गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अपस्वीप। दूसरी तरफ से आवाज़ में एक एक्साइटमेंट था, एक हल्की सी घबराहट जब उसने कहा, इट्स चेंजिंग। मैं 2:43 पर निकला और 20 मिनट बाद सेंटा बारबरा पहुंचा। वहां लगभग डिजर्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कैंपस पर गाड़ी रोकी। मुझे बताया गया था कि मेरा प्रोजेक्ट हेड और कुछ कॉलीग्स वेब हॉल में मिलेंगे ताकि अप स्वीप के चेंजेस के इम्प्लीकेशंस पर डिस्कस कर सकें। लेकिन जब मैं रूम में इनसाइड गया तो वहाँ सिर्फ 2 लोग थे। एक को मैं पहचानता था और एक को नहीं। डॉक्टर पाइक ई, मैं यहाँ यूसीबीएसबी में मेरीन जियोलॉजी की डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर जॉन लियो, हाँ, मैंने सालों से आपके काम की तारीफ की है। और कहा, और ये हैं? उनके बगल में खड़े मिडिल एज्ड आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ा। वो एक स्मूथ ब्लैक सूट पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से नहीं सोए थे। कूपर। हम दोनों ने हाथ मिलाया। लियो मेरी तरफ मुड़ी। कूपर ने मुझे आज सुबह जल्दी कॉल किया, कुछ कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन के साथ, प्लीज़। उसने कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर रखी पैडेड सीट्स की तरफ इशारा किया और मैं कूपर और लियो के साथ बैठ गया। कूपर ने एक ब्लैक फोल्डर निकाला, उसमें से 3 फोटोग्राफ्स निकाली और बिना कुछ कहे मेरी तरफ सरका दी। मैंने उन्हें उठाया, ये नहीं जानते हुए कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और जैसे ही मैंने देखा मेरी आंखें फैल गईं। ये क्या है? लियो और कूपर ने एक दूसरे को देखा। हम यही उम्मीद कर रहे थे कि तुम हमें इस सवाल का जवाब देने में मदद कर सको। पहली पिक्चर साउंड वेव फ्लक्चुएशंस के मैप की थी और मैं साफ देख सकता था कि अप स्वीप और ज़्यादा तेज़ और लाउड हो रहा था। मैंने उसे नीचे रखा। दूसरी पिक्चर एक ब्लरी सोनार इमेज थी, कुछ अजीब, कुछ बड़ा। मैंने उसे साइडवेज घुमाया, फिर उल्टा किया, लेकिन कुछ भी साफ समझ नहीं आया। तीसरी और आखिरी पिक्चर ने मुझसे अनजाने में एक गास्प निकलवा दी।
ये एक और सोनार इमेज थी, इस बार थोड़ी साफ। ऐसा लग रहा था जैसे ओशन फ्लोर का पूरा एक हिस्सा उखड़कर सरफेस की तरफ उठ रहा हो। वो बहुत बड़ा था। फैसिनेटिंग। इमेज अभी भी पूरी तरह डिस्टिंक्ट नहीं थी, लेकिन उसका शेप ऑब्लोंग सिगार शेप्ड लग रहा था। ये ये इम्पॉसिबल है। कूपर ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमने भी यही सोचा था, जब तक हमने जिमार के फेलोज के साथ एक इमरजेंसी डाइव ऑर्गेनाइज नहीं की। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, उन्होंने खैर, बेहतर होगा कि तुम खुद सुनो। उसने अपना फ़ोन निकाला, टेबल पर रखा और प्ले दबा दिया। शुरू में उसमें से आने वाली साउंड बेयरली ऑडिबल थी, और फिर जैसे किसी कब्र से उठती हुई एक शोक धुन। आई हर्ड इट। एक गहरी गूंजती हुई बूमिंग नॉइज। कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे उस साउंड में कोई इंटेलिजेंस हो, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। अचानक साउंड बदल गई। अब ये ज्यादा हाई पिच्ड थी और रिकग्नाइजेबल थी एज द साउंड आई हैड कम टू नो एज अपस्वीप। लेकिन इस बार ये और अर्जेंट लग रही थी, तेज, जैसे वो किसी चीज को पुकार रही हो। कूपर ने फोन उठाया जब साउंड बंद हुई और कमरे में एक अजीब भारी चुप्पी छा गई। मैंने दोनों को देखा, वॉइसलेस, स्टन्ड, फिर वापस उन पिक्चर्स की तरफ नज़र घुमा ली जो मेरे सामने रखी थी। देयर समथिंग एल्स, लियो बोली। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने बात जारी रखी। जिमार ने ऑब्जर्व किया है कि एक बड़ी संख्या में मरीन क्रीचर्स उस एरिया में इकट्ठा हो रही हैं। पूरे पॉड्स ऑफ वेल्स, स्कूल्स ऑफ फिश, सैकड़ों शार्क्स। ऐसा लग रहा है जैसे सभी एक ही डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, एक स्पाइरल में, उसी जगह जहां वो साउंड और वो चीज। उसने उस सिगार शेप्ड मॉन्स्ट्रोसिटी की फोटो की तरफ इशारा किया। पैसिफिक में ट्रायंगुलेटेड की गई थी। मैंने अपना गला साफ किया। अगर मैं पूछूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली कैसे? मैंने सीधा कूपर की तरफ देखा। क्या आप एनओए के लिए काम करते हैं, जिमार के लिए? उसने सिर हिलाया। मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, एक लिएजॉन अगर यूं कहें। और मुझे ये डेटा जीमार में एक कॉलीग ने दिया था। उसे लगा मैं इस सिचुएशन को बेस्ट हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सका, इसलिए मैंने जोन को बुलाया और फिर हमें नोए के डायरेक्टर ने आपको रेफ़र किया और अब हम यहाँ हैं। डॉक्टर पाइक, लियो ने कहा, फोटोग्राफ्स को नीटली स्टैक करते हुए। आपको हमारे कलेक्ट किए गए सारे डेटा का फुल एक्सेस मिलेगा और हमारे सभी रिसोर्सेज आपके यूज़ के लिए अवेलेबल रहेंगे। हम आपकी मदद करना चाहते हैं ये जानने में कि ये चीज़ क्या हो सकती है, चाहे ये कुछ टोटली नेचुरल हो जो पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। हियर्स माई कार्ड। उसने एक लाइट ब्लू कार्ड मेरी तरफ सरकाया। थैंक यू, मैंने कहा, बिना यह जाने कि और क्या बोलूं। ये सब बहुत अजीब है। सच कहूं तो हॉरिफाइंग भी। अगर ये चीज़ सच में वो हुई जो हम सोच रहे हैं, ये क्या कर सकती है? इसका कोई अंदाज़ा है? अर्थक्वेक्स, सुनामीज। मेरी आवाज़ धीमी हो गई। अब आगे क्या? कूपर ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना जैकेट पहनते हुए खड़ा हो गया और सारे पेपर्स कलेक्ट करने लगा। कल, उसने रेजोल्यूटली कहा। कल क्या? वो मेरी तरफ देखता है। कल हम वहाँ जाएंगे, डाइव करेंगे और देखेंगे कि ये आखिर है क्या। फिर उसने आगे कहा, अब हमें कल से पहले काफ़ी काम निपटाना है। मैं कांटेक्ट में रहूँगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुका और जोड़ा, और हाँ, सोना मत भूलना। गुड नाइट। लेकिन मैं सो नहीं सकता। मेरा दिमाग इस चीज़ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। ये क्या हो सकता है? इसकी आवाज़ तेज़ क्यों होती जा रही है? इसका मतलब क्या है? ठीक 24 घंटे पहले मैंने पहली बार अपस्वीप और इस एनॉमली के बारे में जाना था। पिछले पूरे दिन से मैं जिमार द्वारा भेजे गए डेटा को कलेक्ट और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस पजल के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दिमाग दौड़ रहा है। बहुत जल्द हम लिटरल अननोन में सेल करने वाले हैं। मैं सो नहीं सकता और मुझे डर लग रहा है। आखिरकार मैं सुबह के 4 बजे सो गया, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है। एक पल मैं अंधेरे में घूरते हुए उन फोटोग्राफ्स के बारे में सोच रहा था और अगले ही पल मेरी फ़ोन टेबल पर वाइब्रेट करने लगी। नींद से भरी आंखों से मैंने उसे उठाया और स्क्रीन की तेज़ रोशनी में स्क्विंट किया। सिर्फ 6:13 थे। एक अननोन नंबर कॉल कर रहा था।
मैंने इग्नोर कर दिया और फ़ोन वापस रख दिया। लेकिन 1 मिनट भी नहीं हुआ और फिर से वाइब्रेशन शुरू हो गई। मैंने गहरी सांस ली, फ़ोन अपनी तरफ खींचा और एक्सेप्ट दबा दिया। हेलो? डॉक्टर पाइक। माफ़ कीजिए इतनी सुबह उठा दिया। मैं कूपर बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको थोड़ी नींद तो मिली होगी। क्या? ओह! हाँ, हाँ मैंने सो लिया। एक पल की खामोशी। फिर कूपर ने अपना गला साफ़ किया। अच्छा है, क्योंकि मैं अभी आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। क्या? मैं बाहर हूँ, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रात भर बल्कि पिछले कुछ घंटों में ही अपस्वीप ने उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हें ये सब सामने बता दूँ। मैं ब्लैक जैक में हूँ। ओह! और अपना टॉवल मत भूलना। 10 मिनट बाद मैं कूपर की स्लीक ब्लैक कार की पैसेंजर सीट पर बैठा था। तो उसने रोड पर नज़रें टिकाए रखते हुए कहा, वो साउंड, वो साउंड, अपस्वीप। तुम तो जानते ही हो कि 1991 से इसकी वॉल्यूम धीरे-धीरे कम होती जा रही थी, या हमें ऐसा लगता था। टर्न्स आउट वो धीरे नहीं हो रही थी, वो दूर जा रही थी। पीएमईएल से दूर हो रही थी। हाँ, अंटार्कटिका के कोस्ट से नॉर्थ की तरफ हवाई की ओर बढ़ रही थी। और इसी वजह से जिमार ने इसे तेज होते सुना, मैंने कहा, बात पकड़ते हुए। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल, कूपर ने कहा, थर्ड गियर में शिफ्ट करते हुए जैसे ही हम हाईवे पर आए। तो इसका मतलब ये मूव कर रहा है, तेजी से। कूपर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में साफ चिंता झलक रही थी। उसने चौथे गियर में शिफ्ट किया। बहुत ज़्यादा तेज, लेकिन बस यही नहीं, इतनी बड़ी चीज़ अगर मूव कर रही होती तो इसका असर उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर पड़ता। बड़ी लहरें उठती, करंट्स डिस्टर्ब होते, वेदर पैटर्न्स में हल्का सा बदलाव आता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स स्पूकी। मैंने डिसबिलीफ में उसे देखा। हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पूकी है। अब ये कहाँ है? कूपर ने मुझ पर एक नज़र डाली। करीब 350 नॉटिकल माइल्स दूर, कैलिफोर्निया कोस्ट लाइन से। सूरज के पूरी तरह उगने से पहले ही हम मरीना पहुंचे। सामने एक काफ़ी बड़ा ग्रे वेसल था और डॉक पर कुछ लोग इकट्ठा थे। उनमें से कुछ मरीन यूनिफॉर्म्स में थे। डॉक्टर पाइक, कूपर, गुड मॉर्निंग, लियो ने कहा और फिर अपने पीछे वेसल की ओर इशारा किया। हमें जल्दी करनी होगी, नेवी ने हमें अपने वेसल की मदद देने के लिए परमिशन दे दी है। ये तेज़ है। हम गैंग प्लैंक चढ़कर वेसल पर पहुंचे और तभी एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर उठने लगी, जैसे ये सब छोड़कर वापस ज़मीन की ओर भाग जाना चाहिए। लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और बस देखता रहा। जैसे ही उन्होंने प्लैंक हटाया और जहाज़ आगे बढ़ा। वो तेज़ था, बहुत तेज़। लियो हमें स्टर्न की ओर ले गई। वहाँ एक राउंड टेबल थी जिस पर पेपर ग्राफ्स, स्केचेस, पिक्चर्स, पेंसिल्स और एक बहुत पुराना बड़ा सेक्सटन पड़ा था। मैंने देखा कि कुछ चार्ट्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो अविश्वसनीय रूप से तेज था। लियो मेरी ओर मुड़ी, जबकि उसकी साइंटिस्ट की टीम कैबिन में अलग अलग स्टेशंस पर फैल गई। कोई सोनार डेटा एनालाइज कर रहा था, कोई ओशन फ्लोर की टॉपोग्राफी चार्ट कर रहा था। मैं बस देखता रहा। हो सकता है कि ये कोई नया समुद्री जीव हो जिसे हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। लियो ने सिर हिलाया। इम्पॉसिबल। इतना बड़ा और इतना तेज कोई जानवर नहीं हो सकता। हमें जो डेटा मिल रहा था वो पूरी तरह से असंभव लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि इसका आकार भी बढ़ रहा था। वो सारे जीव, व्हेल्स, शार्क्स, फिश जो पहले इसके आसपास इकट्ठा हो रहे थे, अब तेजी से उस एरिया को छोड़ रहे थे। और हम उसी दिशा में बढ़ रहे थे जहां से सब भाग रहे थे। एक कान के पर्दे फाड़ देने वाला अलार्म बज उठा। हम सब दरवाजे की तरफ दौड़े और वैसल के लंबे डेक से होते हुए स्टारबोर्ड साइड पर पहुंचे। ऊपर आसमान में बादल गहराने लगे थे, हिलते डुलते, जैसे कोई परफेक्ट स्टॉर्म बनने वाला हो। मैंने नीचे गहराइयों में झांका और मेरी सांस अटक गई। वो वहां था, साइलेंट, देखते हुए कि कैसे उसकी परछाई पानी में हल्की सी लहराने लगी थी। मुझे साफ दिखा कि उसके अंदर से कुछ काली लहरें, कोई गाढ़ी चीज ऊज होकर बाहर आ रही थी, लंबी पतली टेंड्रल्स की तरह हमारे तरफ उठती हुई। कूपर और मैंने एक नज़र साझा की। सैंपल, इस चीज का सैंपल लेने को कह रहे हैं? बस थोड़ा नाइटमेयर फ्यूल उठा लाते हैं और वापस आते हैं। लियो ने कोई जवाब नहीं दिया। हम ड्रॉप क्रेन तक पहुंचे जहां एक छोटा सबमर्सिबल पहले से प्रेप हो रहा था। कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन नहीं थी, लेकिन काम चल जाएगा। एक मरीन टेक्नीशियन ने मुझे एक कॉम्स हेडसेट दिया। शिप से तुम्हारी डायरेक्ट लाइन रहेगी, अगर कुछ गड़बड़ हो तुरंत कॉल करना।
मैंने सिर हिलाया और सब में कदम रखा। कूपर भी अंदर आ गया और मेरे बगल में सीट पर बैठ गया और सबमर्सिबल धीरे धीरे पानी की ओर उतरने लगा। कूपर ने कॉशियसली सबको और नीचे किया। अब हम इतने करीब थे कि इसकी सरफेस देख सकते थे, मगर कोई सरफेस थी ही नहीं। ये लिक्विड नहीं था, न ही सॉलिड। कुछ अजीब था। फिर अचानक हमारे सामने ब्लैकनेस में हलचल हुई, जैसे कोई चीज़ अंदर से शिफ्ट कर रही हो। कूपर ने सब रोक दिया। हमने दोनों एक दूसरे की तरफ देखा, दिल की धड़कनें रेसिंग। इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, वो चीज़ हिली। फिर कुछ हमारी तरफ बढ़ने लगा। एक लंबी ट्विस्टिंग इंक लाइक टेंड्रल जो वॉइड में से निकलकर हमारी सब की तरफ तैर रही थी। हमारे चारों ओर स्टैटिक की तेज आवाज गूंजने लगी, जिससे मैं उछल पड़ा और फिर एक तेज आवाज कॉम्स में गूंज उठी। सभी सबमर्सिबल्स तुरंत हॉल्ट करो और सरफेस पर वापस आओ अभी। नीचे से एक जोरदार झटका महसूस हुआ और कूपर ने घबराकर बुदबुदाया, शिट। सबको ऊपर मैनूवर करने की कोशिश करते हुए, लेकिन तभी एक डरावनी ग्राइंडिंग नॉइज आई और चारों ओर किसी चीज के जलने की तेज महक भर गई। कूपर ने मेरी तरफ देखा, जल्दी से मेरा मास्क पकड़ाया और बिना पलक झपकाए पूछा, तुम कितनी तेज तैर सकते हो? वेट सूट के बावजूद मैं अपने चारों ओर के ठंडे पानी की ठिठुरन महसूस कर सकता था। जैसे ही हम डूबते हुए सब के खुले हैच से बाहर निकले, अचानक करंट बदल गई और पानी गर्म लगने लगा, ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल। मैंने कूपर के पीछे तैरना शुरू किया, उसका रास्ता फॉलो करते हुए। वो अजीब भयानक आवाज जो नीचे से आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बुला रहा हो, कुछ सवाल पूछ रहा हो, बात कर रहा हो। मैंने नीचे देखने की अर्ज को दबाया, डरा हुआ कि कहीं वो मुझे वापस ना देख रहा हो। तभी अचानक मेरे हाथ पर एक तेज दर्द भरी खींच महसूस हुई, इतनी जोरदार कि मैं एकदम से साइडवेज स्विंग हो गया। मेरी मास्क की सील डिस्टर्ब हो गई और मैंने घबरा कर चीख दी। महसूस किया कि वो मेरे चेहरे से अलग हो गया। अब पूरी तरह पैनिक में मैंने बेतहाशा हाथ पैर मारे, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं नीचे खींच रहा हूँ। और फिर अचानक ऐसा नहीं हुआ। अचानक कोई मेरी मास्क मेरे चेहरे पर जबरदस्ती लगा रहा था। मैंने आंखें खोली। कूपर उसकी नाइफ डिस्टॉर्टेड रोशनी में चमक रही थी और वो बेहद निपुणता से मेरे हाथ से लिपटी उस काली टेंड्रिल को काट रहा था। वो टेंड्रिल नीचे तक जाती थी, सीधे उस ऑबलॉन्ग शेप तक। मेरे हाथ पर अब भी लिपटी हुई टेंड्रिल से एक जेली लाइक बैंगनी रंग का पदार्थ रिस रहा था, जो पानी के साथ मिक्स होने से इनकार कर रहा था, नीचे गिरता जा रहा था जैसे कोई अजीब सा तेल। हमने सरफेस को ब्रीच किया और चार अलग अलग जोड़ी हाथों ने हमें हाँपते कांपते पहले बोट और फिर बड़ी वेसल पर खींच लिया। मैं वहीं लेटा रहा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे वो मेरी गर्दन से बाहर कूदने वाला हो। कूपर बहुत ध्यान से मेरे हाथ से वो काली टेंड्रिल हटा रहा था। सैंपल, कूपर ने धीमी आवाज में कहा, फिर रेलिंग के सहारे पीठ टिकाई और अनकंट्रोलेबल हंसी में फट पड़ा। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक मेरी भी हंसी फूट पड़ी। हम हंसते रहे और हंसते रहे। सूरज धीरे धीरे वेस्टर्न होराइजन में समा रहा था, आसमान को एक सरियल पिंक और ऑरेंज में रंगते हुए। जब मेरे पैर सांता बारबरा के ठोस स्थिर जमीन पर टिके, कॉल मी इफ एनीथिंग चेंजेस, उसने दोबारा कहा। फिर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ, मैंने उसके पीछे से आवाज़ लगाई। उसने बिना रुके एक क्विक थम्स अप दिया, फिर अपनी स्लीक ब्लैक कार में बैठा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तब से मैं उसी और उसकी टीम के संपर्क में हूँ। उस दिन जो सैंपल हमने इकट्ठा किया, उसने तो और भी ज़्यादा रहस्य खड़े कर दिए। पहले तो उसमें कुछ भी इनक्रेडिबली एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लगा, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट ने देखा कि इसकी केमिकल मेकअप सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं थी, बल्कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैकेनिकल भी थी, एक ऑर्गेनिक मशीन। और सबसे अजीब बात, इसका कोई भी निशान अब बचा ही नहीं है, जैसे ये कभी था ही नहीं। लियो के मुताबिक जिस वक्त हमें जहाज पर वापस खींचा गया, वो चीज़ ब्लिंक हुई और फिर अनफैथमेबली फास्ट मरियाना ट्रेंच की तरफ निकल गई। जो डेटा हमने कलेक्ट किया और जिस तरह से उसकी आवाज़ धीरे धीरे डिसिपेट हुई, उसे देखकर लियो ने कहा कि शायद वो ट्रेंच में डूब गया। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन अब भी उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। वो अपस्वीप साउंड आज भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक इसी पल भी, हल्की दूर, लेकिन अब भी वहीं। तो अब बस इंतज़ार करना होगा कि क्या वो फिर से वापस आएगा या नहीं।